बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टेस्ट हुआ है उसकी हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से देखें और जहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं उन मिस्टेक्स को आपने रेक्टिफाई करना है, अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करना है। कोशिश ये किया करें कि जो आप एक टेस्ट में मिस्टेक्स करते हो उनको अपने लेक्चर नोट्स के साथ ना अलग से लिख लिया करो कि यहाँ पे ये हमने मिस्टेक की थी और अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक यहाँ से ना हो। इससे ये होगा कि एक तो आपको अपने वीक एरियाज का पता चल जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हो। तो बढ़ते हैं हम अपनी टेस्ट डिस्कशन की जानिब। तो ये देखिए, पहला MCQ आपके सामने है कि एडी करंट लॉसेज आर मिनिमाइज्ड इन अ ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर बाय। तो आप जानते हो कि एडी करंट लॉसेज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर के, जिसकी वजह से अब फ्लक्स लीक नहीं होगा। जब फ्लक्स लीक नहीं होगा तो आपके पास कोर में कोई करंट सेटअप नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट है वो वेबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर या जाउल पर एम्पेयर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो ये सारे ही आपके पास जो हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के फार्मूले हैं। तो आप इन फार्मूलास को ध्यान से देख लो। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास अल्फा ऑप्शन। विच स्टेटमेंट अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज करेक्टेड। तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी केप्ट मिनिमम, लेकिन यहाँ पे अब देखिए सिर्फ प्राइमरी कॉइल का जो है वो उसने जिक्र किया है चार्ली ऑप्शन में। तो हम कहेंगे कि जो चार्ली ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी शुड बी केप्ट मिनिमम। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास चार्ली ऑप्शन। एडी करंट आर प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन डैश टू मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, बुक की लाइन है और बुक लाइंस को लाजमी पढ़ा करें क्योंकि यहाँ से आप सिली मिस्टेक्स करते हो। तो हमारे पास बुक की लाइन है कि एडी करंट आर प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैंने साथ मेंशन किया है बुक लाइन। सो अब राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा ऑप्शन। लेंज़िस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। वंस अगेन जी बुक की लाइन है। आप जानते हो कि लेंज़िस लॉ जो है ये एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। सो राइट ऑप्शन होगा इसका अल्फा ऑप्शन। अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज टू स्टेप अप। देखिए मैंने आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताई थी कि ट्रांसफार्मर 2 पोर्ट पैसिव सर्किट एलिमेंट है। अब पैसिव सर्किट एलिमेंट वो होते हैं जो पावर, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करते। सो यही वजह है कि हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो पावर और एनर्जी को यहाँ पे स्टेप अप नहीं कर सकता। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। बैक EMF इन मोटर डैश विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मोटर। वंस अगेन जी बुक की लाइन है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब मोटर जो है बिल्कुल स्टार्ट होती है तब बैक EMF 0 होता है, फिर जो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है बैक EMF भी इंक्रीज होता जाता है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एज कोर इनसाइड अ कॉइल डैश मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डैश इंडक्टेंस। देखिए जी, आप जानते हो कि आपके पास जो आयरन है ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब भी आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो आपके पास इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये देखिए हमारे पास के आयरन बीइंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर इंडक्टेंस वी नो दैट N∅B इज इक्वल टू Li। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये आपकी बुक का ही फार्मूला है। कहाँ से लिया गया है? सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक से। ठीक है, इसको देख लें, वहाँ जाके अंडरलाइन भी करें। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंडक्टेंस भी बढ़ेगी। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। द इंड्यूस्ड EMF इज एसोसिएटेड विद। तो आप जानते हैं कि इंड्यूस्ड EMF हमेशा तब आती है जब आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो आपके पास इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। When a conductor is kept moving in an external magnetic field and induced EMF, hence an induced current is produced in it, the phenomena is called. तो it is a standard definition of
electromagnetic induction, so beta is the right option. The value of permeability of free space is measured in the unit, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। हम जानते हैं कि म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई 10 की पावर -7 और इसका जो यूनिट है वो होता है वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल AC वोल्टेज इज 1.41 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू इज, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे RMS एंड पीक वैल्यू का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। RMS 1.41 वोल्ट है। अब 1.41 याद रखिएगा √2 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने पीक वैल्यू निकालनी है। फार्मूला हम जानते हैं कि VRMS इज इक्वल टू V नॉट ओवर √2, तो हमें V नॉट चाहिए तो आप √2 को VRMS से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 वोल्ट जो कि होगा इसकी पीक वैल्यू। सो हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC साइकिल इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, इट्स टाइम पीरियड विल बी, तो ये देखिए जी यहाँ पे आप जानते हो कि ओमेगा जो है वो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड है, टाइम पीरियड निकालना है। वी नो दैट ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी। अब यहाँ पे आप इनको कंपेयर कर लें, सॉल्व करें तो आपके पास टाइम आ जाएगा 1/2 जो कि होता है 0.5 सेकेंड, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। इफ पीक वैल्यू ऑफ AC साइकिल इज 9 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू विल बी, मैंने लेक्चर में आपको ये बात समझाई थी कि एवरेज वैल्यू एक साइकिल के अंदर, AC साइकिल के अंदर चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हमें पीक वैल्यू 9 वोल्ट दी हुई है तो हमने कहा जी इसका जो एवरेज है वो 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम इसको सिंपल ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। As we know V is equal to V naught sin of omega t, at what time V is equal to V naught। अब ये बात मैंने आपको लेक्चर में समझाई थी जब मैं आपको बता रहा था वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो हम जानते हैं कि V is equal to V naught तब आता है जब t हो t/4। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिया। सो राइट ऑप्शन आ जाएगी चार्ली ऑप्शन। A transformer has turn ratio NS over NP is equal to 10. What is primary voltage if secondary voltage is 80 वोल्ट। तो सिंपल जी यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो का फार्मूला इस्तेमाल करें, ये आपके सामने है, सॉल्व कर लें इसको VP के लिए, तो VP आ जाएगा आपके पास 8 वोल्ट। सो राइट ऑप्शन आ गया चार्ली ऑप्शन। A transformer of turns ratio NS over NP is equal to 5 is fired with primary voltage of 100 volt. Current in primary coil will become dash if current in secondary is 1 ampere। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि आपके पास ट्रांसफार्मर रेशियो और फिर उनका रिलेशन करंट के साथ। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। अब ये डाटा आपको दिया हुआ है, यहाँ से हमें अब NS NP और IP IS का रिलेशन निकालना है, वो हमने साइड पे कर दिया पुटिंग वैल्यूज। तो जब आपने इसको प्राइमरी करंट के लिए सॉल्व किया तो आंसर आ गया 5 एम्पियर। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्चुअली, यहाँ पे आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है वो डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस MCQ का राइट ऑप्शन अल्फा होना चाहिए, लेकिन जो अल्फा में आपके पास बात की गई है ये डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स और अल्फा होगा अगर हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पूछा जाता। तो ये देखिए, ये मैंने डिटेल में आपको समझा भी दिया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ डैश क्वांटिटी, तो आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा बीटा ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल फॉर, तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल पे नहीं काम करता, क्योंकि कैपेसिटर ने सिर्फ चार्ज स्टोर करना होता है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ये जो चार्ज होता है ये स्टैटिक चार्ज होता है एक तरह से, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लिहाजा यहाँ पे कोई भी इंड्यूस्ड EMF वाला कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं होता। सो राइट ऑप्शन आ गया हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द पाथ। दिस इज द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट ऑफ फेराडेज लॉ, ये आप जानते हो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फा ऑप्शन।
देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज लॉन्ग एज, तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना लाजमी है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हो कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, या हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट है, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आ गया इसका चार्ली ऑप्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एट अ रेट ऑफ 3 मिली वेबर पर माइक्रो सेकेंड, ये M4 मिली है और ये माइक्रो का आपके पास सिंबल है। थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ 3 टर्न्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का आप जो है फॉर्मूला यूज करें, ये आपके सामने है, मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 3 है और डेल 5B ओवर डेल T उसने दिया हुआ है। पुट कर दें, सोल्व करें इसको, तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू 9 किलो वोल्ट, जो कि अल्फा ऑप्शन है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। हाउ कैन वी इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्कुलर लूप रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जी, हमें यहाँ पर पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला आना चाहिए और उसकी डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। तो ये देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है E इज इक्वल टू डेल 5B ओवर डेल्टा T, जबकि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ B डॉट A। यहाँ पे चूंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसीलिए हमने कहा जी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग होनी चाहिए क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के। एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर आप डेल्टा B को इंक्रीज करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगी। सो हमने कहा कि अगर आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करनी है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन। NAC सोर्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डैश वैल्यू, तो मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर के अंदर भी कि AC सोर्स में हम हमेशा RMS वैल्यूज का जिक्र करते हैं क्योंकि RMS वैल्यू नॉन जीरो होती हैं और ये कॉन्स्टेंटली सर्किट के अंदर फ्लो करती हैं। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन, रूट मीन स्क्वेयर। इफ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा T प्लस फाई, द पीक टू पीक वैल्यू इज। अब ये देखें जी, हम जानते हैं कि पीक टू पीक वैल्यू जो है वो 2V नॉट के इक्वल होती है। तो ये देखिए, ये आपके सामने है कि पीक टू पीक जो है वो 2V नॉट। ओके, सो राइट ऑप्शन आ गया इसका बीटा ऑप्शन। इफ अ प्राइमरी सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 12 मिली वॉट with turns ratio 1:2, the output current is dash if transformer can provide a maximum load current of 2 milliampere। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत से बच्चों ने ये सवाल गलत किया होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे तवज्जो नहीं की कि उसने लिखा हुआ है कि प्राइमरी सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट। तो प्राइमरी सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट जो है ये DC सोर्स होता है और जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे DC सोर्स लगा हो तो ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता। सो आपके पास जो करंट वगैरह होगा सेकेंडरी का वो जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और पिछले से पिछले साल MD कैट में इसी तरह का सवाल आया था कि जिसके अंदर उसने कहा था जी कि एक सेल लगा हुआ है। तो याद रखिएगा कि आपके पास ट्रांसफार्मर DC पे नहीं चलता। सो इसीलिए इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा 0, डेल्टा ऑप्शन। तो ये देखिए, ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। द एवरेज वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 300 साइन 300 पाई टी प्लस पाई मिली एम्पेयर विल बी। तो वंस अगेन जी, एवरेज वैल्यू हमें पता है जी ओवर अ साइकिल 0 होती है। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स V इज इक्वल टू 2 साइन 200 पाई टी वोल्ट इज। तो देखें जी, यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लें, ओमेगा आ गया 200 पाई जबकि ओमेगा होता है 2 पाई f। कंपेयर करें, f के लिए सॉल्व करें तो f आ जाएगा 100 हर्ट्ज। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। A source of RMS value 10 volt and frequency of 50 hertz can be expressed as dash with initial phase of 0 degree। तो ये देखिए जी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा T प्लस फाई। यहाँ पे फाई इनिशियल फेज, ओमेगा T फाइनल फेज, जबकि ओमेगा होता है 2 पाई f। V नॉट आ गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, RMS वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो V नॉट आना है। तो सबसे पहले आप V नॉट की वैल्यू फाइंड करें फार्मूले से, जो आ जाएगी 1.41 वोल्ट। अब पुट कर दें वैल्यूज, तो V इज इक्वल टू 1.41 साइन ओमेगा T प्लस फाई, इनिशियल फेज 0 डिग्री है। तो हमने कहा जी यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई f पुट कर दें। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए जी, यहाँ पे आंसर आएगा V इज इक्वल टू 1.41 साइन ऑफ 100 पाई टी। अब आपने ये नहीं सोचना कि इनिशियल फेज 0 है तो अब सारा कुछ ही 0 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे है साइन ओमेगा T प्लस फाई। अगर ये फाई इनिशियल फेज 0 हो भी जाए तो देखें ये प्लस हो रहा है, बाकी वैल्यू 0 नहीं होनी, ठीक है।
तो हमने इसीलिए इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। अब आपने इनिशियल फेज 0 दे के इसका आंसर 0 वोल्ट नहीं करना, ओके। आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है और ये आपके पास जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में अवेलेबल है, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की टेस्ट डिस्कशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। मैं उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपने बहुत तवज्जो के साथ सुना होगा और इस टेस्ट में आपने सिली मिस्टेक्स कम से कम की होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।